ऑफिसर अकोस्टा गुस्से में लगभग पागल हो चुकी थी। वह गुस्से में डाइनर से बाहर निकलती है और सीधे शेरिफ बॉयड के पास जाती है ताकि अपनी बंदूक वापस ले सके। बॉयड उससे कहता है, तुम भूल गई कि तुमने पहले क्या गलती की थी। अकोस्टा कहती है कि उस रात चारों तरफ क्रीचर्स मौजूद थे, उसने किसी इंसान को देखा तक नहीं था। फिर वह अपनी पहचान दिखाते हुए कहती है कि वह सच में एक पुलिस ऑफिसर है, जबकि बॉयड ऐसा नहीं है। बॉयड उसके रवैये से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता और कहता है, तुम्हें पुलिस एकेडमी से निकले कितने साल हुए हैं। अकोस्टा फिर भी पीछे नहीं हटती। मुझे मेरी बंदूक दो। बॉयड का उससे बहस करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए उसने बंदूक की सारी गोलियां निकाल ली और बंदूक अकोस्टा को वापस दे दी। अकोस्टा ऐसे अकड़कर वहां से निकलती है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। उधर डॉना हेनरी को बार में बैठाकर शराब पिलाती है। हेनरी कहता है कि कभी कभी उसका सच में मन करता है कि वह इस जगह पर कभी आया ही न होता। उसने कई दशकों तक खुद को इस सच्चाई के साथ जीने के लिए मजबूर किया था कि उसका बेटा विक्टर हमेशा के लिए गायब हो चुका है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी अजीब और डरावनी जगह पर उसे अपना बेटा फिर से देखने को मिलेगा। टाउन में जो कुछ भी हो रहा था उसे लेकर डॉना भी बेबस थी। उधर एल्जिन के पास रखा पोलारॉइड कैमरा अचानक अपने आप एक तस्वीर खींच देता है। एल्जिन काफी घबरा जाता है। उसे पता था कि उस तस्वीर में वही चीज नहीं होगी जो इस समय उसके सामने है। वह धीरे धीरे नीचे बैठता है और हिम्मत जुटाकर तस्वीर उठा लेता है। तस्वीर देखकर वह थोड़ा हैरान होता है। फिर उसे तस्वीर में दिखाई गई जगह मिल जाती है। यह एक पुराना रूट सेलर था। वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन फिर सोचता है कि दिन के समय आखिर डरने वाली क्या बात है। इसलिए वह बिना देर किए रूट सेलर का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। रूट सेलर के बिल्कुल आखिर में उसे एक और लकड़ी का दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे के पास लकड़ी के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। एल्जिन ध्यान से उस लकड़ी के दरवाजे पर रोशनी डालता है। फिर हिम्मत जुटाकर वह दरवाजा खोल देता है। एल्जिन उस लाल लकड़ी के दरवाजे को खोलता है। अंदर उसे एक और कमरा दिखाई देता है। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचता और अंदर चला जाता है। वह वहां रखे बिस्तर को थोड़ा ठीक करता है। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़े कपड़े के एक ढेर पर जाती है। एल्जिन कपड़ा हटाता है तो उसके नीचे एक लाश पड़ी होती है। लाश देखते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। उधर रैंडल जूली को लेकर सेफ हाउस के पास खड़ी एक गाड़ी के पास आता है। जूली पूछती है, क्या ये गाड़ी इमरजेंसी के लिए नहीं रखी गई है? रैंडल कहता है, अभी जो हो रहा है वही इमरजेंसी है। रैंडल गाड़ी चलाकर वहां से निकलता है। तभी उसे फिर से बहुत सारे क्रीचर्स दिखाई देने लगते हैं, लेकिन जूली को उनमें से कुछ भी नजर नहीं आता। रैंडल किसी भी तरह उन क्रीचर्स से पीछा नहीं छोड़ा पाता। आखिरकार वह गाड़ी से बाहर निकलकर तेजी से भागने लगता है। जूली भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। कुछ देर बाद वे जंगल के अंदर काफी दूर पहुंच जाते हैं। वहां जूली को कुछ अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वहां रखे ये अजीब पत्थर आखिर किस काम के हैं, लेकिन इस समय उसे साफ महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। वह आगे जाकर सब कुछ देखना चाहती है, लेकिन रैंडल उसे रोक देता है। जूली समझ जाती है कि रैंडल ने भी कुछ महसूस किया है, लेकिन रैंडल इसे मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर वे अभी वापस नहीं लौटे तो अंधेरा हो जाएगा। जूली खुद को संभालती है और रैंडल के साथ वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। उधर फातिमा ग्रीन हाउस में पहुंचती है। वहां रखी सड़ी हुई सब्जियों को देखकर वह उन्हें खाने की कोशिश नहीं करना चाहती, लेकिन उसके शरीर के अंदर जैसे कोई दूसरी ही ताकत काम कर रही थी। वही ताकत उसे उन सड़ी हुई सब्जियों की तरफ खींच रही थी। साथ ही उसके शरीर में तेज दर्द भी होने लगता है। तभी टिली वहां आती है और फातिमा को शांत करने की कोशिश करती है। वह उसका दर्द कम करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे समझ आता है कि फातिमा खुद ऐसा नहीं करना चाहती। टिली भी उसकी हालत को समझ जाती है और उससे कहती है कि उसे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। फातिमा जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगती है। आवाज सुनकर एलिस वहां पहुंच जाता है। जब वह अंदर का नजारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद बॉयड फातिमा को लेकर जल्दी से जंगल की तरफ चला जाता है। दोनों एक छोटे से कैबिन तक पहुंचते हैं। बॉयड पहले बाहर देखकर पक्का करता है कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। फिर वह दरवाजे पर एक स्टोन टैलिस्मैन लटका देता है। इसके बाद बॉयड फातिमा से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। फातिमा बताती है कि उसके शरीर के अंदर मौजूद कोई चीज जैसे उसे कंट्रोल कर रही है। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह टिली को नुकसान पहुंचाए, लेकिन उसके हाथ ने उसकी बात नहीं मानी और खुद ही सिजर्स उठाकर टिली पर हमला कर दिया। बॉयड उसकी बात सुनकर बेहद परेशान हो जाता है, लेकिन वह फातिमा पर भरोसा करता है क्योंकि इस टाउन में पहले ही इतनी अजीब और असंभव चीजें हो चुकी थीं कि अब किसी भी बात को पूरी तरह नकारना मुश्किल था। बॉयड फातिमा से कहता है कि वह फिलहाल इसी कैबिन में रहे। रात में बाहर से मॉन्स्टर्स की आवाजें सुनाई दें तो भी वह बाहर जाने की कोशिश न करे। जब तक स्टोन टैलिस्मैन दरवाजे पर लटका रहेगा, मॉन्स्टर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाकी सब कुछ वह खुद संभाल लेगा।
इसी बीच किसी की नजर ग्रीन हाउस में घायल पड़ी टिली पर पड़ जाती है। वह तुरंत मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उधर एल्जिन का पोलरॉइड कैमरा एक बार फिर अपने आप एक तस्वीर खींच लेता है। अब एल्जिन को इन तस्वीरों की आदत हो चुकी थी। वह समझ चुका था कि तस्वीर में जो दिखाई दे उसके हिसाब से अगला कदम उठाना है। वह तुरंत क्लिनिक की तरफ जाता है। संयोग से वहां डॉक्टर और नर्स दोनों मौजूद नहीं थे। एल्जिन को वहां एक सिरिंज मिल जाती है। फिर वह तस्वीर को देखता है। उसमें एक ब्लड बैग दिखाई दे रही थी। एल्जिन उसी के हिसाब से सिरिंज का इस्तेमाल करके ब्लड इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उधर बाकी सभी लोग ग्रीन हाउस में जमा हो चुके थे। बॉयड ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसे इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं। वहीं अकोस्टा कहती है कि मॉन्स्टर सिजर्स का इस्तेमाल नहीं करते। अकोस्टा अब टाउन के लोगों से पूछताछ शुरू करने वाली थी। उसका मकसद साफ था, उसे किसी भी हालत में असली कातिल को ढूंढना था। बॉयड भी उसकी बात से सहमत था। वह अपने बेटे एलिस के साथ आगे की रणनीति पर बात करता है। एलिस का मानना था कि उन्हें सबको सच बता देना चाहिए। अगर टाउन के लोग समझ सकें कि फातिमा के शरीर के अंदर मौजूद किसी चीज ने उसे कंट्रोल किया था तो शायद वे उसे माफ कर दें। लेकिन बॉयड ऐसा नहीं सोचता था। वह जानता था कि टाउन के लोग फातिमा को इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। उधर कैबिन में मौजूद फातिमा अचानक एक अजीब नजारा देखकर डर जाती है। उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन अगले ही पल वह नजारा गायब हो जाता है। एल्जिन के बाद फातिमा दूसरी ऐसी इंसान थी जिसने इस अजीब नजारे को अपनी आंखों से देखा था। दूसरी तरफ विक्टर उस पपेट को बोलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वह तरह तरह के तरीके आजमा चुका था और अब लगभग टूट चुका था। तभी उसकी माँ एलुइज वहां आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। वह विक्टर को उस पुराने वक्त को याद करने में मदद करती है। वह उससे पूछती है कि बचपन में उसने पपेट को बोलते हुए आखिर किस हालत में देखा था। विक्टर को धीरे धीरे सब याद आने लगता है। वह बताता है कि उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था और वह एक बेसमेंट में था। वहीं उसने किसी को बोलते हुए देखा था। तीनों दोबारा उसी बेसमेंट में सुराग ढूंढने के लिए पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर विक्टर को अचानक असली बात याद आ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने इतने सालों से गलत याद रखा था। उस समय बोलने वाला पपेट नहीं था, वह एक सफेद कपड़े पहने हुआ बॉय था। व्हाइट बॉय बताता है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत उन बच्चों से हुई थी। उन बच्चों का जन्म अंधेरे में हुआ था और उसी अंधेरे में उन्हें मार दिया गया था। लेकिन किसी ने उन बच्चों को एक कहानी सुनाई थी। उस कहानी ने उन्हें उम्मीद दी थी। वे बच्चे जमीन के नीचे मौजूद पत्थरों पर लेटते थे। उनकी उम्मीद आसपास की जमीन और पेड़ों की जड़ों में समा गई और फिर वही उम्मीद बड़े बड़े पेड़ों के रूप में उगाई। व्हाइट बॉय कहता है कि अगर उन बच्चों को बचाना है तो मैजिक ट्री के अंदर से होकर गुजरना होगा। लेकिन वह आदमी व्हाइट बॉय की बात पर विश्वास नहीं करता। वह वहां जाने के लिए तैयार भी नहीं था। इसके बाद विक्टर अपनी माँ को व्हाइट बॉय की कही हुई सारी बातें बता देता है। कुछ समय बाद उसकी माँ उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। उधर विक्टर के पिता बार में उस आदमी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वह कहते हैं कि 40 साल पहले वह भी अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं करते थे। उनकी पत्नी भी कहती थी कि उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं और वह उन्हें बचाने जाना चाहती थी। लेकिन उस समय वह आदमी सिर्फ अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता था। अब वह इन सब बातों को याद करके गहरी सोच में पड़ जाता है। उधर जूली और उसका भाई ईथन उन पत्थरों के ढेर के सामने पहुंचते हैं। जूली बताती है कि कल जब वह रैंडल के साथ यहाँ आई थी तब उसे यहाँ कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे अपनी तरफ बुला रही हो और चाहती हो कि वह इन पत्थरों के बीच चली जाए। ईथन कहता है कि अगर जूली अंदर जाना चाहती है तो वह उसके साथ जाएगा। जूली ये सुनकर खुश हो जाती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और पत्थरों के बीच आगे बढ़ने लगते हैं। जूली घबराते हुए ईथन का हाथ पकड़े आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी अचानक एक भयानक घटना हो जाती है। ईथन अचानक गायब हो जाता है और जूली खुद को एक अजीब और अनजान जगह पर पाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह बुरी तरह डर जाती है। फिर भी हिम्मत करके वह आगे बढ़कर देखने की कोशिश करती है। तभी उसे एक बेहद डरावना नजारा दिखाई देता है। रैंडल दीवार से बंधा हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वहां एक नर्स भी मौजूद थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां जूली खुद भी मौजूद थी। यह देखकर जूली का सिर भयानक तरीके से दर्द करने लगता है। वहीं असली दुनिया में उसका शरीर लगातार झटके खाने लगता है। ईथन यह देखकर घबरा जाता है। वह तुरंत वहां से भागता है और मदद ढूंढने निकल जाता है। दीवार से बंधे हुए वे तीनों लोग जोर जोर से चीखते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। जूली किसी तरह खड़ी होती है, लेकिन तभी उसकी नजर दूसरी दीवार पर पड़ती है। वहां एक बूढ़ा आदमी बंधा हुआ था और हैरानी की बात यह थी कि वह बूढ़ा आदमी जूली को पहचानता था। जूली नीचे रस्सी फेंकती है। नीचे वही जगह थी जहां वह पहले मैजिक ट्री के जरिए पहुंची थी। जूली कुछ और कहने ही वाली थी, लेकिन तभी वह बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो जाता है। जूली वहां से दरवाजे के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को एक गुफा के अंदर पाती है। तभी उसे कुछ अजीब और अस्पष्ट आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जूली को लगता है कि शायद वह उसकी माँ की आवाज है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर जाती है उसकी घबराहट बढ़ती
जाती है और वे आवाजें भी तेज होती जाती हैं। उसी वक्त डेप्यूटी केनी और अकोस्टा पत्थरों के ढेर से जूली को बाहर खींच लेते हैं। जूली तुरंत होश में आ जाती है, लेकिन वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसने अभी अभी जो कुछ देखा था उसे दूसरों को कैसे समझाए। उधर एल्जिन ने आखिरकार ब्लड इकट्ठा कर लिया था। तभी उसका पोलरॉइड कैमरा एक बार फिर अपने आप तस्वीर खींचता है। एल्जिन अब समझ चुका था कि उसे आगे क्या करना है। वह तस्वीर में दिखाई गई जगह के हिसाब से एक कैबिन में पहुंचता है। वह चेहरे पर मुस्कान लिए फातिमा को ढूंढ लेता है। इसी बीच बॉयड और एलिस जब कैबिन में पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं था। दोनों को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। उधर एल्जिन फातिमा को लेकर रूट सेलर में पहुंच चुका था। वह फातिमा से झूठ बोलता है कि एलिस अंदर उसका इंतजार कर रहा है। फातिमा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बाहर से सीधा सादा और मासूम दिखने वाला एल्जिन उसे धोखा देगा, इसलिए वह उसके साथ अंदर चली जाती है। एल्जिन कहता है कि एलिस सबसे अंदर उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन फातिमा अंदर बने उस अजीब से कमरे की तरफ देखकर एलिस को आवाज लगाती है। उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फातिमा को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह वहां से निकलने लगती है। तभी एल्जिन तुरंत उसके सामने आकर उसे रोक देता है। वह कहता है कि उसे यहीं रहना होगा, तभी उसके पेट में पल रहा बच्चा सुरक्षित रहेगा। एल्जिन की बात सुनकर फातिमा कुछ पल के लिए बिल्कुल हैरान रह जाती है। फिर उसे पूरी बात समझ में आती है और वह किसी भी तरह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके पेट में अचानक तेज दर्द उठता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह खड़ी तक नहीं हो पाती। एल्जिन कहता है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा ही उसे यहाँ रुकने के लिए मजबूर कर रहा है। वह फातिमा से कहता है कि उसे इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हालात और भी खराब हो जाएंगे। फातिमा फिर भी भागने की कोशिश करती है। वह पूरी ताकत से एल्जिन को धक्का देकर दूर करती है और किसी तरह बाहर की तरफ रेंगने लगती है। अब एल्जिन अपने मासूम और भोले दिखने वाले चेहरे के पीछे छिपा असली इरादा सामने लाता है। वह अपने अगले कदम की तैयारी शुरू कर देता है। कुछ देर बाद फातिमा बेसमेंट के एक कोने में सिकुड़कर बैठी होती है। तभी उसकी नजर एक बोतल में रखे एल्जिन के जूते पर पड़ती है। उसे उन जूतों को देखकर अचानक एक अजीब और बेकाबू इच्छा महसूस होने लगती है। तभी एल्जिन एक पैकेट लेकर अंदर आता है। वह कहता है कि वह उसके लिए बच्चे की डिलीवरी में काम आने वाली कुछ चीजें लेकर आया है। फातिमा एल्जिन से गिड़गिड़ा कर कहती है कि वह उसे जाने दे, लेकिन एल्जिन कहता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ उसकी भलाई के लिए कर रहा है। फातिमा कहती है कि उसने भी उस लड़की को देखा है जो किसी मॉन्स्टर जैसी दिखती है। वह कहती है कि वह मॉन्स्टर झूठ बोल रही है और उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फातिमा को साफ महसूस हो रहा था कि उसके पेट में जो कुछ है वह कोई अच्छी चीज नहीं है। एल्जिन कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर पल रहा बच्चा इस वक्त बहुत डरा हुआ है और वह बहुत भूखा भी है। इतना कहकर एल्जिन टेबल पर रखी बोतल उठाने के लिए आगे बढ़ता है। फातिमा उस बोतल को बिल्कुल नहीं पीना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर उस तथाकथित खाने की चीज के लिए अपनी इच्छा को रोक ही नहीं पा रहा था। शुरुआत में वह मजबूरी में बस एक छोटा सा घूंट पीती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छा बढ़ती जाती है और आखिर में वह खुद बोतल पकड़कर सारा तरल एक ही बार में पी जाती है। अगले दिन एल्जिन फिर चुपके से बेसमेंट में आता है। तब तक फातिमा का पेट काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। एल्जिन ये देखकर बहुत खुश होता है। वह कहता है कि अगर बच्चा इसी तेजी से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द पैदा हो जाएगा। वह फातिमा के लिए एक ढीला ढाला कपड़ा भी ढूंढ कर लाता है और उसे बदलने के लिए देता है। फातिमा एल्जिन से पूछती है कि क्या वह उसे उठने में मदद कर सकता है। एल्जिन कहता है कि हाँ, वह उसकी मदद कर सकता है। हालांकि इस बार फातिमा अपने साथ एक हथियार लेकर तैयार थी, फिर भी वह वहां से भाग नहीं पाती। एल्जिन उसे दोबारा पकड़कर अंदर खींच लाता है। उधर विक्टर अपनी धुंधली यादों से इतना परेशान हो चुका था कि लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गया था। टबिथा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही टबिथा ने विक्टर का हाथ छुआ, अचानक उसके दिमाग में यादों का एक तेज सैलाब उमड़ पड़ा। इससे पहले टबिथा ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वह तुरंत विक्टर का हाथ छोड़ देती है। सारा भी यह सब साफ साफ देख लेती है और पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन विक्टर खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उधर डॉक्टर क्रिस्टी जूली की जांच करती है। उसके शरीर में कोई असामान्यता नहीं मिलती। जूली कहती है कि शायद उसने रूइंस में सिर्फ एक बुरा सपना देखा था। इसी बीच रैंडल को फिर से सिकेडास की आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज लगातार तेज और ज्यादा शोर वाली होती जाती है। इस शोर से रैंडल बुरी तरह परेशान होने लगता है। उधर जेड एक बोतल लेकर सीढ़ी पर चढ़ता है। वह खुशी खुशी उस बोतल को पेड़ पर लटका देता है। जेड कहता है कि वह उस पपेट और उस आदमी को पहले भी कई बार देख चुका है। अब वह उनसे डरता नहीं है। वह उनसे कहता है कि क्या वे इस बार उसके लिए कुछ नया नहीं दिखा सकते। हेनरी उस पेड़ को देखता है जिस पर जेड ने इतनी सारी बोतलें लटका रखी थीं।
वह बताता है कि उसकी पत्नी ने भी पहले अपने यार्ड में ऐसा ही एक पेड़ बनाया था। फिर वह पूछता है कि आखिर ये सब करने का मतलब क्या है। जेड खुद भी नहीं जानता था, वह बस इतना कहता है कि शायद इससे कोई फायदा हो सकता है। यहाँ तक कि उन बोतलों के अंदर लिखे नंबर्स का भी उसे कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। हेनरी फिर जेड से अपने बेटे के साथ रिश्ता बेहतर करने के बारे में सलाह मांगता है। जेड कहता है कि विक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी इसी अजीब टाउन में बिताई है, वह दशकों से इसी जगह का हिस्सा रहा है, वह इसी टाउन की पैदाइश जैसा है। इसीलिए अगर वह किसी सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करे तो शायद वही असामान्य बात होगी। इसी बीच विक्टर अपने इतने सालों से जमा किए हुए सामान को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। उसे हमेशा लगता था कि ये सारी चीजें किसी न किसी काम की हैं। उसे विश्वास था कि इन चीजों की मदद से टाउन के लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अब विक्टर पूरी तरह टूट चुका था। वह इस टाउन को समझ ही नहीं पा रहा था और अब उसे यह भी विश्वास नहीं रहा था कि वे कभी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। इतने सालों में टाउन को समझने के लिए उसने अपने दिमाग में जो पूरा सिस्टम बनाया था वह अब पूरी तरह बिखर चुका था। विक्टर किचन में जाता है और वहां से एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। उसे कुल्हाड़ी के साथ देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। विक्टर कहता है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसे बस लग रहा था कि इतने सालों तक वह कितना बेवकूफ बना रहा। इसके बाद विक्टर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। वह मैजिक ट्री के पास पहुंचता है और उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है। जैसे ही वह पेड़ पर पहला वार करता है, व्हाइट बॉय वहां दिखाई देता है। व्हाइट बॉय कहता है कि यह पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है और विक्टर से इसे काटने से मना करता है। विक्टर उससे कहता है कि उसने उसे अपना दोस्त माना था। फिर वह पूछता है कि अगर वह उसका दोस्त था तो व्हाइट बॉय ने उसकी मदद क्यों नहीं की। व्हाइट बॉय कहता है कि उसने पहले उसकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन्हें खुद ही अपने रास्ते का हल ढूंढना होगा। विक्टर बॉय एंड व्हाइट के शरीर में आया बदलाव देखकर हैरान हो जाता है। वह पूछता है कि इतने सालों तक उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अब अचानक ऐसा क्यों हो गया। विक्टर कहता है कि उसने बॉय एंड व्हाइट को अपना दोस्त माना था। फिर वह पूछता है कि अगर वह उसका दोस्त था तो उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। बॉय एंड व्हाइट कहता है कि उसने पहले उनकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन्हें खुद ही सब कुछ करना होगा। फिलहाल उनका सबसे जरूरी काम फातिमा को जल्द से जल्द ढूंढना था। तभी सारा के दिमाग में एक बार फिर मॉन्स्टर्स की आवाजें गूंजने लगती हैं। वह खुद को रोक नहीं पाती और दर्द से जमीन पर तड़पने लगती है। अगले दिन सारा सीधे शेरिफ बॉयड के पास जाती है। वह बताती है कि पिछली रात उसके दिमाग में मॉन्स्टर्स की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। मॉन्स्टर्स कह रहे थे कि फातिमा पास ही कहीं बंद है। सारा बहुत डर गई थी, लेकिन मॉन्स्टर्स उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि वे फातिमा को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक कोई बुरा हादसा नहीं हो जाता। मॉन्स्टर्स को बस लोगों को बेबस और परेशान देखकर मजा आ रहा था। बॉयड तुरंत घंटी बजाता है और पूरे टाउन के लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग बुलाता है। वह सबको बताता है कि फातिमा गायब है। मॉन्स्टर्स का कहना है कि फातिमा यहीं आसपास किसी जगह पर बंद है, लेकिन बॉयड साफ कहता है कि मॉन्स्टर्स की चुनौती उन्हें रोक नहीं सकती। वे पहले भी इस टाउन की मुश्किलों का सामना कर चुके हैं और उनके पास विरोध करने की ताकत है। इसके बाद सभी लोग दो दो की टीम बनाकर फातिमा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर बेसमेंट में फातिमा प्रेग्नेंट वुमन के लिए रखे गए ढीले कपड़े पहन लेती है। उसके पेट के अंदर मौजूद चीज उसे इतना दर्द दे रही थी कि वह बुरी तरह तड़प रही थी। तभी उसे जमीन पर एक हैंडल दिखाई देता है। उसे पता नहीं था कि इसके नीचे आखिर क्या छिपा हुआ है, लेकिन अब इससे बुरा और क्या हो सकता था। फातिमा पूरी ताकत से जमीन खोदने लगती है। वह देखना चाहती थी कि नीचे आखिर क्या है, लेकिन वह उस हैंडल को खींचकर भी नहीं खोल पाती। फातिमा खुद को बेहद बेबस महसूस करने लगती है। उधर टबीथा और जूली जंगल में फातिमा को ढूंढ रही थीं। तभी उन्हें एक बेहद अजीब नजारा दिखाई देता है, लेकिन जूली उस नजारे को देख नहीं पाती। तभी व्हाइट गर्ल उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करती है। टैबिथा व्हाइट गर्ल के पीछे जाने का फैसला करती है। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि व्हाइट गर्ल उन्हें आखिर कहां लेकर जाएगी, लेकिन उसकी अंदर की आवाज उसे बता रही थी कि उसे व्हाइट गर्ल के पीछे जाना ही होगा। उधर जिम और ईथन कार में बैठे हुए थे, लेकिन वहां उनके सामने इससे भी ज्यादा अजीब घटना होने वाली थी। जिम अब भी पूरी तरह यकीन किए हुए था कि यह आवाज थॉमस की नहीं हो सकती। उसका मानना था कि यह सिर्फ इस टाउन का एक और तरीका है जिससे वह उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। फातिमा तहखाना खोल नहीं पाती और पूरी तरह निराश हो जाती है। तभी अचानक उसे एक मॉन्स्टर दिखता है। मॉन्स्टर उसे चुप रहने का इशारा करता है और आगे बढ़कर उसका मुंह दबा
दबा देता है। उधर टैबिथा और जूली व्हाइट गर्ल के पीछे पीछे उसी बेसमेंट में पहुंच जाती हैं। जैसे ही टैबिथा दरवाजे को छूती है, उसे फिर से वही एहसास होता है जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुकी हो। वो हिम्मत जुटाकर अंदर चली जाती है। इसी वक्त सबसे अंदर वाले कमरे में फातिमा की आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। विक्टर बाहर होते हुए भी कुछ सुन नहीं पाता। टैबिथा विक्टर से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। विक्टर बताता है कि यही वो जगह है जहाँ उसकी माँ ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उसे लगता है कि उसकी माँ की मौत के पीछे कहीं न कहीं उसी की गलती है और इस बात का उसे गहरा अफसोस है। टैबिथा आगे बढ़कर उसे दिलासा देती है और गले लगा लेती है, लेकिन तभी कुछ भयानक हो जाता है। यादों का एक स्विच ऑन हो जाता है। टैबिथा के दिमाग में एक के बाद एक डरावने दृश्य उभरने लगते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि ये सब सच है। वो समझ नहीं पाती कि इसका सामना कैसे करे। टैबिथा अपने साथ हुई इस पूरी घटना के बारे में जेड और अपने पति जिम को बताती है। तीनों इस बात पर सहमत होते हैं कि मैजिक ट्री की बोतल में जो नंबर लिखे हैं वही इस टाउन से बाहर निकलने की चाबी है। लेकिन जेड कहता है कि उसने जितने भी तरीके जानते थे सब आजमा लिए इन नंबरों को समझने के लिए, फिर भी कुछ काम नहीं आया। जिम पूछता है कि क्या हो सकता है इन नंबरों का म्यूजिक से कोई संबंध हो। ये सुनते ही जेड को जैसे रास्ता दिख जाता है। वो जिम को जीनियस बताता है। वो दोबारा से इन नंबरों को देखना शुरू करता है, ये सोचकर कि क्या इन्हें नोट्स और मेलोडी के रूप में समझा जा सकता है। इसी नए नजरिए से देखते ही जेड के दिमाग में अचानक एक धुन बज उठती है। इसके बाद वो सब वायोलिन लेकर उसी जगह पहुंचते हैं जहां टैबिथा ने आखिरी बार उन बच्चों को देखा था। वहां वो उन नंबरों से बनी उस मेलोडी को बजाना शुरू करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इससे बच्चे वापस बुलाए जा सकते हैं और सच में बच्चे नजर आने लगते हैं। टैबिथा उन्हें देख पाती है, जेड भी देख पाता है, लेकिन सिर्फ जिम उन्हें देख नहीं पाता। उन्हीं में से एक बच्चा टैबिथा के सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाता है। टैबिथा भी उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। बच्चा फिर से वही शब्द बोलता है। इसी पल टैबिथा और जेड को उस शब्द का मतलब समझ आ जाता है। उस शब्द का मतलब है याद रखना। एक ही झटके में ढेर सारी जानकारी उनके दिमाग में भर जाती है। टैबिथा टूट जाती है और वहां से भाग जाती है। जिम भी उसके पीछे जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। टैबिथा समझाती है कि वो पहले भी कई बार इस टाउन में आ चुकी है और जेड भी। हर बार उन्होंने यहाँ के बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा असल में उनका अपना बच्चा है। उधर रैंडल अपने दिमाग में गूंज रही आवाजों को अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर इस समस्या को खत्म करना चाहता है, लेकिन मरियल तुरंत आगे बढ़कर उसे रोक लेती है। वो उसे दिलासा देते हुए कहती है कि वो सब मिलकर एक दिन इस टाउन को जरूर हरा देंगे। विक्टर अपने पिता हेनरी को उस जगह लेकर जाता है जहां उसने अपनी माँ और बहन को दफनाया था। वो बार बार खुद को कोसता है कि उसी की वजह से उसकी माँ और बहन की जान गई। हेनरी उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए ही उस मॉन्स्टर का सामना किया था और ये सिर्फ एक माँ का बेइंतहा प्यार था। हेनरी एक पिता की तरह हमेशा उसे प्यार करेगा और उसकी रक्षा करेगा। आखिरकार सबको एल्जिन के बिहेवियर में कुछ गड़बड़ नजर आ जाती है। वो उसे सेफ हाउस में पकड़ लेते हैं और उससे फातिमा के ठिकाने के बारे में सवाल करते हैं। एल्जिन कहता है कि वो सिर्फ यहाँ के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसका मानना है कि जो आवाज उससे बात करती है वो एक एंजल है और उस एंजल ने उसे मना किया है कि वो फातिमा की जगह किसी को न बताए, लेकिन बाकी सबके लिए वो आवाज इस टाउन के मॉन्स्टर की है। सारा उसे बताती है कि पहले भी उसने ऐसी ही आवाजों की बात मानकर अपने ही भाई की जान ले ली थी, लेकिन टाउन ने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया कि यहाँ के लोगों को बाहर निकाला जाएगा। इसके बावजूद एल्जिन किसी भी हाल में फातिमा की जगह बताने को तैयार नहीं होता। बॉयड अब एल्जिन पर सख्ती करने का फैसला कर लेता है। उसे पता है कि अगर उसने और इंतजार किया तो फातिमा की जान को खतरा हो सकता है। वो बाकी सबको सेफ हाउस के नीचे इंतजार करने के लिए कहता है और अपने साथ कुछ खास तरीके से चुने गए टूल्स ले आता है। उसे उम्मीद है कि तकलीफ शुरू होने से पहले ही एल्जिन सच बता देगा। एल्जिन बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी फातिमा की जगह नहीं बताता। आखिरकार बॉयड एल्जिन का हाथ मेज पर रखवाता है और पूरी ताकत से उस पर वार कर देता है। उसी वक्त अकोस्टा वहां से गुजरती है और ऊपर से आती चीख सुन लेती है। वो दौड़कर ऊपर पहुंचती है और सामने का मंजर देखकर हैरान रह जाती है। वो कहती है कि एल्जिन एक अच्छा लड़का है, चाहे वजह कुछ भी हो, उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। सब लोग नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। बॉयड के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो सारी बात समझा सके। इसी बीच जूली अपने भाई ईथन को बताती है कि पहले जब वो खंडहरों से गुजरी थी तो वो किसी और जगह पहुंच गई थी और टनल में उसने अपनी माँ और विक्टर की आवाज सुनी थी। उसे नहीं लगता कि वो सिर्फ एक भ्रम था। ईथन कहता है कि हो सकता है वो पहले हो चुकी घटनाओं को देख पा रही हो। जूली सोचती है कि अगर ऐसा है तो शायद वो बीता हुआ वक्त भी बदल सकती है, लेकिन ईथन इससे सहमत नहीं होता। इसी दौरान फातिमा तहखाने में महसूस करती है कि उसके पेट के अंदर की चीज हिलने डुलने लगी है। वो असहनीय दर्द में तड़प रही होती है। वो कांच के एक टुकड़े से खुद ही उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किमोनो लेडी उसे रोक देती है। किमोनो लेडी खुद उसकी डिलीवरी
करवाने के लिए तैयार हो जाती है। तहखाने के फर्श पर बना दरवाजा अपने आप खुल जाता है। किमोनो लेडी फातिमा के शरीर से मांस का एक लोथड़ा निकालती है और बड़े ही रस्म भरे अंदाज में उसे लेकर उस नीचे वाले प्रवेश द्वार की ओर बढ़ती है। इसी बीच जब नीचे सब आपस में उलझे होते हैं, सारा चुपचाप ऊपर पहुंच जाती है। एल्जिन उस वक्त कुर्सी पर बैठा फूट फूट कर रो रहा होता है। सारा को देखकर वो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि वो एक अच्छी लड़की है। उसे लगता है कि सारा उसे बचाने आई है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि सारा एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर सीधा उसकी आंख में घुसेड़ देगी। नीचे मौजूद लोग जैसे ही एल्जिन की चीख सुनते हैं, तुरंत ऊपर की ओर भागते हैं। वो देखते हैं कि एल्जिन का पूरा शरीर कांप रहा है, लेकिन साथ ही सारा ने फातिमा की जगह भी उगलवा ली होती है। सब लोग फौरन तहखाने की ओर दौड़ पड़ते हैं ताकि फातिमा को बचाया जा सके। फातिमा बताती है कि वो चीज मॉन्स्टर उठाकर नीचे ले गया है। उधर जूली जंगल में पहुंचकर अपने पिता जिम को ढूंढ लेती है। वो बताती है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और उन्हें तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिम मैन इन येलो को पास आने से मना करता है और सामने पड़ी एक लकड़ी की डंडी उठा लेता है, लेकिन मैन इन येलो बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो आगे बढ़कर सीधे उस डंडी को पकड़ लेता है। फिर एक हाथ से वो जिम की गर्दन को बुरी तरह जकड़ लेता है और उसे झटके से गाड़ी पर पटक देता है। बॉयड बाकी सबको कहता है कि वो फातिमा को लेकर फौरन तहखाने से बाहर निकल जाएं। वो खुद नीचे जाकर देखना चाहता है कि आखिर मॉन्स्टर वो चीज लेकर कहां गया है। एक हाथ में लैंटर्न और दूसरे हाथ में गन लिए वो धीरे धीरे नीचे उतरता है। फातिमा बताती है कि उसने देख लिया है कि ये मॉन्स्टर्स असल में क्या हैं। इन मॉन्स्टर्स ने अपने ही बच्चों की कुर्बानी देकर हमेशा के लिए जवान बने रहने की ताकत हासिल की है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। इसी बीच मॉन्स्टर उस मांस के लोथड़े को जमीन पर रख देता है। देखते ही देखते वो लोथड़ा तेजी से बढ़ने और आकार लेने लगता है। आसपास खड़े बाकी मॉन्स्टर्स के चेहरों पर जीत की मुस्कान फैल जाती है। बॉयड सुरंग के मुहाने पर खड़ा ये सब अपनी आंखों से देखता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये वही मॉन्स्टर है जिसे उसने खुद अपने हाथों से मार डाला था। अगर आपको फ्रॉम की ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डरावना कौन सा सीन लगा। ऐसी ही फ्रॉम की पूरी कहानी और आगे के रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले पार्ट में कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।